तो चलिए देखते हैं आरबीडी पब्लिकेशन का जो खान सर का बुक है पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसका हम लोग आज विश्व का भूगोल का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास क्या है, पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास, ठीक है। हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। उक्त आयु को यूरेनियम का निर्धारण द्वारा उल्का पिंडों एवं चंद्रमा के चट्टानों के विश्लेषण एवं परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास को निम्नलिखित कालखंडों में विभक्त किया गया है। अब महाकल्प इरा, यानी यह सामान्यतः सबसे बड़ा कालखंड होता है। युग, महाकल्पों को पुनः युगों में विभाजित किया गया है, जिन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युग कहा जाता है। शक या कल्प, प्रत्येक युग को छोटे छोटे शकों अथवा कल्पों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित प्रमुख तथ्य। अध महाकल्प, इसे 2 कल्पों में विभाजित किया गया है। कितने कल्पों में? दो कल्पों में विभाजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आर्कियन, इस काल में चट्टानों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव कहते हैं। इन चट्टानों में ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता है, जिनमें सोना तथा लोहा पाया जाता है। प्री कैरेबियन काल, इस काल में रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था। इन रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव केवल सागरीय भाव में, स्थलीय भाग में अभाव था। इस काल में भारत में अरावली पर्वत व धारावाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। अब पुराजीवी महाकल्प, इसे प्राथमिक युग की संज्ञा दी गई है। वह पुराजीवी महाकल्प को 6 कल्पों शकों में विभक्त किया गया है। अब कैरेबियन काल, इस काल में पहली बार स्थल भागों पर समुद्रों का अतिक्रमण हुआ। वनस्पति एवं जीवों की उत्पत्ति इस शक में हुई थी। प्राचीनतम अति अवसादी शैलों का निर्माण एवं जीवाश्म इसी कालखंड में मिलता है। भारत में विंध्याचल पर्वत का विकास इसी समय में हुआ था। अब ओर्डोविशियन कल्प, यानी स्थल भाग अभी भी जीव विहीन था। तीसरा है सिलूरियन कल्प, इस काल में जीवों का समुद्र से स्थल पर पदार्पण हुआ। रीढ़ वाले जीवों का उदय हुआ, इस कारण इसे रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प कहा है। अपलेशियन, स्कॉटलैंड तथा स्कैंडिनेवियम के पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब डिवोनियम कल्प, इसे मत्स्य युग के नाम से जाना जाता है। इस शक में उभयचर जीवों की भी उत्पत्ति हुई है। अब कार्बोनिफेरस कल्प, उभयचरों का युग भी कहा जाता है। इस कल्प में बड़े वृक्षों का विकास हुआ है। इस समय बने भ्रांसों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें कोयले का व्यापक निक्षेप हुआ। अब पार्मियन कल्प, ब्लैक फॉरेस्ट व बासजेज जैसे ब्रॉन्थोस पर्वत का निर्माण हुआ। स्पेनिश मेसेटा, अल्टाई, तिएनशान व अल्पेशियन पर्वत के भागों का निर्माण इसी समय में हुआ था। अब मध्यजीवी महाकल्प, इसे द्वितीय युग का नाम से भी जाना जाता है। इस महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया है। अब ट्रियासिक कल्प, इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इस कल्प में अंत में गोंडवाना महाद्वीप छिन्न भिन्न होकर बिखर गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका से ठीक स्थलखंडों का निर्माण हुआ। अब जुरैसिक कल्प, जलचर, थलचर तथा नभचर पर तीनों प्रकार के जीवों का विकास
जुरासिक काल में माना जाता है। स्थल पर डायनासोर जैसे सरीसृपों का प्रभुत्व था। अब है क्रीटेशियन कल्प। रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रेणियाँ तथा पनामा तट की उपस्थिति आरंभ हुई। इसी कल्प में भारत के पठारी भागों में लावा का दरारी उद्भेदन हुआ। अब नवजीवन महाकल्प, इसे तृतीय युग का नाम से भी जाना जाता है। इस महाकल्प में विश्व के सभी नवीन मुर्दार पर्वतों अल्पस, हिमालय, रॉकी एंडीज आदि की उत्पत्ति हुई है। इसे 5 कल्पों में विभाजित किया गया है। पेलोसियन कल्प, पुष्पी पादपों तथा पुरातन स्तनों का विकास हो रहा था। अब है इयोसीन कल्प। कौन है? इयोसीन पीरियड। बृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, साथ ही हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ। अब है ओलिगोसीन कल्प। पुच्छहीन बंदर का आविर्भाव हुआ जिसे मानव का पूर्वज कहा जा सकता है। अब है मायोसीन कल्प। पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु या मध्य हिमालय का निर्माण इसी कल्प में हुआ। इस काल में शार्क, मछली तथा हाथी का विकास हुआ। अब है पायोसीन कल्प। इस काल में वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का स्वरूप प्राप्त हुआ। हिमालय पर्वतमाला में शिवालिक की उत्पत्ति इसी काल में हुई। हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच स्थित टेथिस भूसंतति के अवसादों के जमावों से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण इसी काल में हुआ। मानव की उत्पत्ति इसी काल में आरंभ हुई थी। अब है नूतन महाकल्प। इसे चतुर्थ युग की संज्ञा दी गई। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब है प्लीस्टोसीन कल्प। इस शक की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम चादर की उपस्थिति थी। अब है होलोसीन कल्प। कौन है? होलोसीन कल्प। इस काल को मानव युग का संज्ञा दी गई है। जलवायु परिवर्तन तथा शुष्कता के कारण उत्तरी अफ्रीका तथा मध्यवर्ती एशिया के मरुस्थल का उद्भव इसी काल में हुआ है। ठीक है, यहाँ से मेरा चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर देखेंगे अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अब पढ़ेंगे। अगला चैप्टर 7 नंबर चैप्टर है। अब है तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं, ज्वालामुखी एवं भूकंपीय तरंगों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित स्रोत: अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। घनत्व, तापमान, दाब, क्रांतिक तापमान। प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंपीय तरंग है। संपूर्ण पृथ्वी का संगठन, तत्व मात्रा, ठीक है, लोहा 35% है, सिलिकॉन 15% है, निकल 2.4% है, ऑक्सीजन 30% है, मैग्नीशियम 13% है, सल्फर 1.9% है। अब है रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना। अब ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ वैज्ञानिक एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा है। पहला है सियाल। यह ऊपरी परत है जिसमें मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है, जिसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता होती है। इन तत्वों के कारण इन परतों को सियल कहा जाता है। अब है सीमा। सियाल परत की नीचे की परत जिसमें बैलास्ट चट्टानें पाई जाती है, इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता होती है। इन तत्वों के कारण इस प्रकार परत को सीमा कहा जाता है। अब है नीफे। सबसे भीतरी परत जिसकी रचना निकल तथा फेरस जैसी भारी तत्वों से हुई है, इस कारण इसे नीफे कहा जाता है। अब यांत्रिक आधार पर आंतरिक संरचना।
आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया है। भूपटल क्रस्ट जिसे बोलते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाती है। इसमें ऑक्सीजन 40.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों की प्रधानता है। इसकी मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे अलग अलग है। महाद्वीपों में क्रस्ट और औसत मोटाई 34 किलोमीटर और महासागरों में औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट प्रपटी के ऊपरी भाग में अवसादी चट्टानों तथा निचले भाग में ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट प्रपटी में बेसाल्ट क्रम की चट्टानें मिलती है। अब इस परत का औसत घन 2.4 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की कुल आयतन 0.5% है। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका आधा भाग हेल्सफर से बना है। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के कारण इस परत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी भूपर्पटी क्रस्ट, इस परत का घन 2.65 से 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की गति 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। वह निचली भूपर्पटी क्रस्ट, इस परत का घनत्व 2.75 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तथा भूकंपीय प्राथमिक तरंगों की गति 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब कोनार्ड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच है। अब मोहो असंबद्धता निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल के मध्य मोहर बिक द्वारा निर्धारित की गई थी। असंबद्धता मोह असंबद्धता कहलाती है। अब भूपर्पटी का संगठन, तत्व मात्रा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 46.6%। सिलिकॉन कितना है? 27.7% है। एल्युमिनियम कितना? 8.1%। लोहा 5.0% है। कैल्शियम 3.6%। सोडियम 2.8% है। पोटेशियम 2.5% है। अब प्रावार या मेटल, इसकी गहराई निचली क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक है। सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 68% भाग तथा द्रव्यमान का 83% भाग प्रवार में निहित है। यहाँ पेरिडोटाइट तथा डूनाइट क्रम की आग्नेय चट्टान मिलती है। अब मेंटल को घनत्व के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी मेटल माहो असंबद्धता से 750 किलोमीटर तक की आंतरिक भाग को ऊपरी मेटल तथा कहा जाता है तथा इस घनत्व को 3 से 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब स्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल 35 किलोमीटर से 750 किलोमीटर की गहराई तक का निम्न क्रस्ट तथा ऊपरी मेटल भाग का, जहाँ संवहनीय धाराएं गर्म होकर पदार्थ का रूपांतरण करती है, जिससे घनत्व कम हो जाता है तथा भूकंपीय तरंगों का वेग क्षीण रहता है। इस कारण इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। सामान्यतः इसी भाग को ज्वालामुखी के विस्फोट के समय निकलने वाले लावा मैग्मा का स्रोत माना जाता है। अब है निचली मेटल, 750 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को निचली मेटल कहा जाता है, जिसका घनत्व 5.5 से 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब है रेपेटी असंबद्धता, ऊपरी मेटल तथा निचली मेटल के बीच विभाजन के रूप में असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, निचली मेटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच की असंबद्धता। कोर या क्रोड 2900 किलोमीटर से केंद्र तक की गहराई, जिसे बेरिस स्फीयर गुरूम मंडल भी कहा जाता है, लोह तथा निकल धातु की प्रधानता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर लेहमैन द्वारा इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाहरी कोर, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है। यह परत अर्ध तरल अवस्था में है। घनत्व 7.5 से 12.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है।
अब है आंतरिक कोर, इसकी गहराई 51 से 50 किलोमीटर से 63 से 71 किलोमीटर यानी केंद्र तक है। दबाव शून्य होने के कारण ठोस अवस्था में घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 31% तथा कुल द्रव्यमान का 16% भाग है। अब है लेहमैन असमर्थता, बाहरी कोर तथा आंतरिक कोर को अलग करने वाली असमर्थता है। तो ये देख लेते हैं फिगर। अब है ये हो गया आंतरिक कोर, ये हो गया बाह्य कोर, ये हो गया निचली मैंटिल, ये हो गया ऊपरी मैंटिल। ठीक है, चलिए देखते हैं भूगर्भ का भौतिक संगठन। स्क्वैश के अनुसार क्रम परत का नाम, सतह से गहराई, संगठन के पदार्थ, घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पहला सियाल 300 किलोमीटर, सिलिका और एल्युमिनियम 2.7 से 2.9 घन सेंटीमीटर। सीमा 300 से 2000 किलोमीटर, सिलिका और मैग्नीशियम 2.9 से 4.7 घन सेंटीमीटर क्यूब। निफे 2000 से 63 से 71 किलोमीटर, निकेल और फेरियम 2.9 से 4.7 घन सेंटीमीटर क्यूब। अब है वांडर ग्राफ्ट के अनुसार बाह्य सिलिका परत 60 किलोमीटर, सिलिका और एल्युमिनियम 2.75 से 2.90, आंतरिक सिलिका से 600 से 1140 किलोमीटर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा और कैल्शियम है 3.1 से 4.75 घन सेंटीमीटर है। प्लेसाइट या मिश्रण धातु और सिलिका में परत 1140 से 1700 किलोमीटर है। यह ऑक्सीजन, सिलिकॉन और लौह मैग्नीशियम है 4.75 से 5 है। धातु मध्यपिंड यानी 1700 से 6378 किलोमीटर है। निकल और फेरियम 11 घन सेंटीमीटर है। अब है जेफरे के अनुसार ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर, ग्रेनाइट परतदार परिवर्तित चट्टान है। मध्यवर्ती परत 10 से 25 किलोमीटर, बेसाल्ट। निम्न परत ओलिबाइन, सिलिका, मैग्नीशियम। मध्यपिंड यानी निकल और फेरियम है। अब है होम्स के अनुसार देखते हैं क्या है। होम्स के अनुसार भूपृष्ठ का 15 से 20 किलोमीटर ग्रेनाइट और सिलिका है जो कि 2.7 से 2.9 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। ऊपरी परत 21 से 984 किलोमीटर है। एम्फीबोलाइट जो है 2.9 से 7.4 है 4.7 है। मध्यपिंड 984 से 63,78 किलोमीटर है। निकल और फेरियम का 9.7 से लेकर 11 घन सेंटीमीटर रखे हुए हैं। अब है महाद्वीपीय पर्पटी ग्रेनाइट संरचना के लिए घन की मोटी और एंडेसिटिक है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी सघन तत्व ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम है। जिसका परमाणु भार 190.23 तथा गलनांक लगभग 3033 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है। साधारण प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। अब एराटोस्थेनीज पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखेंगे, प्लेट टेक्सोनोमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।